हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज का हमारा क्लास का टॉपिक है पेरेंटिंग स्टाइल इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये 3 टॉपिक में से आपको मैं इतना बता दूं कि तीनों टॉपिक को अगर मैं मिला करके बोलूं तो कम से कम एक लॉन्ग एक शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। मैं अभी आप लोग को जो भी क्लास ले रही हूँ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ले रही हूँ कि एग्जाम जो है किस किस टॉपिक को टच करके आता है। स्टार्ट करते हैं क्लास को। परवरिश शैलियाँ, पेरेंटिंग स्टाइल। कभी कभी जो है हिंदी में भी ये पेरेंटिंग स्टाइल लिख करके ही आ जाता है, तो पेरेंटिंग स्टाइल को भी अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। परवरिश शैलियाँ वो करके जाते हैं और फिर वहाँ पे क्वेश्चन पेरेंटिंग स्टाइल से रहता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगी कि पेरेंटिंग स्टाइल को भी अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए आइए पहले जानते हैं कि ये है क्या, किसे कहते हैं। परवरिश शब्द को विभिन्न संदर्भों में प्रयोग किया जाता है। मानव के संदर्भ में परवरिश शब्द बालक के जैविकीय माता पिता बायोलॉजिकल पेरेंट्स के द्वारा की जाती है। इस परवरिश में सरकार और समाज भी योगदान करते हैं। जैसे कि हम भी नॉर्मल अपने अगर लाइफ में जाने तो हमें पता है कि परवरिश अगर हम सुनते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। परवरिश जो रिलेट करता है हमारे पेरेंट्स से रिलेट करता है। हमारे पेरेंट्स ने हमें किस तरह से जो है पाल पोस कर बड़ा किया है या किस तरह की संस्कार दिए हैं, किस तरह की बातें सिखाई हैं। क्योंकि बच्चे जो है जब जन्म लेते हैं तो उसके बाद उनके आसपास के लोग कैसे हैं, इन्वायरमेंट कैसा है, पर्यावरण कैसा है, ये बात काफ़ी बच्चे के विकास पे डेवलप करती है। इसीलिए ये बोला जाता है कि अगर पेरेंटिंग स्टाइल यानी परवरिश शैलियाँ अच्छे ढंग से की जाए, अच्छे ढंग से मिले बच्चों को, तो बच्चों के विकास में जो डेवलपमेंट होता है उनका, उसमें डेफिनेटली ये दिखता है। तो यही है पेरेंटिंग स्टाइल, जिसमें कि बच्चों को किस तरह से जो है बड़ा किया जाता है, क्या क्या बातें सिखाई जाती है, किस तरह का जो है नॉलेज उनको दिया जाता है। और इसमें जो है पेरेंट्स का तो रोल होता ही है, इसलिए इसका नाम भी है पेरेंटिंग स्टाइल। साथ साथ में समाज का भी रोल होता है, सरकार का भी रोल होता है, वो लोग भी काफ़ी योगदान देते हैं। परवरिश किसी बालक को जन्म से प्रौढ़ावस्था या वयस्कावस्था तक खड़ा करने और उसे शिक्षित करने की एक प्रक्रिया है। यह सामान्यतः परिवार में माता या पिता द्वारा की जाती है। जब माता पिता ऐसी देखभाल करने के योग्य नहीं होते या इच्छुक नहीं होते, वहां पर यह देखभाल या परवरिश निकट के संबंधी दादा दादी, नाना नानी या अनाथालय द्वारा की जाती है। तो ये जो है आपको पूरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग बता दिया गया है कि जाहिर सी बात है नॉर्मली तो ये पेरेंट्स ही करते हैं, माता पिता ही करते हैं। लेकिन किसी भी सिचुएशन में मीन्स कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस हो जाए तो उसमें माता पिता ना कर पाए या फिर ना करना चाहें तो उसमें कौन करता है वो बताया गया है। तो उसमें जो है या तो उनके जो निकट के जो रिलेटिव रहते हैं वो करते हैं, जिसमें दादा दादी, नाना नानी आते हैं, या फिर अनाथालय में जो है बच्चों को डाल दिया जाता है तो अनाथालय वाले करते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग सर्कमस्टेंसेस पे जो है वो डिपेंड करता है और ये उसके अनुसार जो है किया जाता है। अब आइए इसका लक्ष्य क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, परवरिश का उद्देश्य क्या होता है। चाहे वो कोई भी करे, चाहे दादा दादी करे, नाना नानी करे, माता पिता करे, अनाथालय करे, एक्चुअली में परवरिश का उद्देश्य क्या है। सबसे पहला है माता पिता द्वारा बच्चों की शारीरिक आवश्यकता को पूरा करना। तो चाहे माता पिता हो, चाहे जो भी परवरिश कर रहा हो, वो पहले फिजिकल जो नीड्स होती है बच्चों की, क्योंकि उस समय बच्चे जो है डिपेंडेंट होते हैं, है ना। जब छोटे रहते हैं, शैशवावस्था में बच्चे रहते हैं तो फुल्ली डिपेंडेंट रहते हैं जो परवरिश करता है। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि उनकी फिजिकल नीड्स को, शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना। दूसरा होता है बच्चों की खतरों से सुरक्षा करना, सेफ्टी प्रोवाइड करना, ठीक है। तीसरा होता है बच्चों के सांस्कृतिक मूल्य, कौशल आदि को प्रदान करते रहना होता है। और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक वैधानिक या लीगली तरीके से वयस्कावस्था अर्जित नहीं कर लेते। तो 3 उद्देश्य होता है परवरिश का, पेरेंटिंग स्टाइल का। सबसे पहले तो शारीरिक आवश्यकता, दैट मीन्स की फिजिकल नीड्स, एंड सेकेंड वन जो है सेफ्टी, बच्चों को जो है खतरों से सुरक्षा प्रदान करना,
और तीसरा जो होता है जो भी कल्चरल एक्टिविटीज या समाज की जो भी संस्कृति, जो भी रूल, संस्कार, ये सब जो चीजें होती, स्किल्स, ये सबका नॉलेज प्रदान करना। तो ये तब तक किया जाता है जब तक कि सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार बच्चा वयस्क ना हो जाए, दैट मीन्स एडल्ट ना हो जाए। तो एडल्ट का जो बनाया गया था 18 साल का था, तो 18 साल में बच्चे एडल्ट हो जाते हैं। इट मीन्स कि 18 साल तक ये देना कंपलसरी, अनिवार्य है। इस प्रकार परवरिश को हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। अब देखिए यहां तक आपने देखा तो ये अभी तक सिर्फ परवरिश के बारे में जानकारी थी, ठीक है। परवरिश के बारे में आप बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन था, जो इंट्रोडक्शन करके हम नोट्स बनाते हैं वो इंट्रोडक्शन है ये। तो ये परवरिश का इंट्रोडक्शन इतना हुआ, और हिंदी में बोले तो प्रस्तावना, परिचय, मीनिंग, अर्थ, ठीक है, परवरिश का अर्थ या अभिप्राय। अब हम आएंगे परिभाषाओं में। तो सबसे पहले परिभाषित कैसे कर सकते हैं? प्राकृतिक माता पिता द्वारा बच्चे का ध्यान रखकर पालन पोषण और सुरक्षा करते हुए माता पिता की भूमिका निभाना परवरिश कहलाती है। अगर हम इसके डेफिनेशन पे जाते हैं तो डेफिनेशन इसका क्या होता है? जो भी पेरेंट्स इसके होते हैं, जो भी प्राकृतिक इसके पेरेंट्स होते हैं, वो जो है बच्चों का ध्यान रखे, उनका पालन पोषण करे, उनकी सुरक्षा प्रदान करे, तो उसे जो है वो परवरिश कहलाता है। अब देखिए दो चीजें अभी मैं भी अभी आपको बता रही थी। तो परवरिश दैट मीन्स पेरेंटिंग, और फिर मैं बोलिए पालन पोषण, दोनों में डिफरेंस है। परवरिश और पालन पोषण में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ऐसे नॉर्मली कॉमन लैंग्वेज में हम लोग इसको एक ही जगह यूज कर लेते हैं, सिनोनिम मान लेते हैं, ये जो है एक ही वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मीनिंग अलग अलग है। बालक की परवरिश और पालन पोषण में भी अंतर होता है। परवरिश के अंतर्गत माता पिता के उदाहरणीय व्यवहारों की विशेषता और उत्तरदायित्व पर बल दिया जाता है। दूसरी ओर पालन पोषण क्रिया यानी चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस में बालकों को प्रशिक्षण क्रिया या उनके पालन पोषण तथा माता पिता के साथ अंतर क्रिया पे बल दिया जाता है। देखिए परवरिश का मतलब हुआ कब? अगर हम बोले तो इसको आप दो पार्ट में ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो कि जब बच्चा एकदम छोटा रहता है तो समझिए उसका पालन पोषण, उसका परवरिश हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है माता पिता की जो आप बोल सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्योंकि बच्चा उस समय फुल्ली डिपेंडेंट रहता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, एवरीथिंग, सभी तरीके से बच्चा जो है पेरेंट्स पे डिपेंड रहता है। तो उस समय जो पेरेंट्स जो है बच्चों का केयर करते हैं, अच्छा बिहेवियर रखते हैं, उनको बहुत प्यार से अच्छे तरीके से उनका जो परवरिश करते हैं, वो परवरिश के अकॉर्डिंग आता है। पालन पोषण के अंतर्गत आ जाता है कि उनको किसी तरह की ट्रेनिंग देना। जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो हम उन्हें ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं, बताते नहीं है कि यहाँ पे जाओ, ऐसे जाओ, ये चीज यहाँ रखो, इसको यहाँ रखना है, इस तरह से बात करनी है। तो वो जब बच्चा थोड़ा सा सीखने लायक हो जाए, दैट मीन्स कि ट्रेनिंग लेने लायक हो जाए, तब दिया जाता है, तो उसको हम पालन पोषण बोलते हैं। देखिए बहुत थीन लाइन का डिफरेंस है। जब बच्चा फुल्ली आप पे डिपेंडेंट है, जब वो पूरी तरीके से आप पे डिपेंडेंट है, या इन शॉर्ट ये बोले कि वो ट्रेनिंग लेने की अवस्था में उस समय नहीं है, तो उस समय जो भी चीज आप उसके साथ करते हो, अच्छे से उसका जो है टेक केयर करते हो, उसे जो भी चीजें चाहिए होती है आप देते हो, ख्याल रखते हो, उसके साथ अच्छा बिहेव करते हो, ये सारी चीजें जो है परवरिश में आती है। लेकिन जैसे ही बच्चा जो है ट्रेनिंग लेने के लायक हो जाता है, मीन्स ऐसा हो जाता है कि अब आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हो और आप उसको प्रशिक्षण देने लगते हो कि इसको एक्चुअली में क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे रखना है, किस तरह से कौन चीजें कहाँ पे रखनी है, सारी चीजें जब सिखाने लगते हो, किससे क्या बात करना है, किस तरह से बोलना है, तो ये जो आ जाता है पालन पोषण में। तो आई होप कि आपको जो है यहाँ पे ये डाउट क्लियर हो गया हो। परवरिश के पक्ष, एस्पेक्ट्स ऑफ पेरेंटिंग, क्या क्या पक्ष हैं इसके? परवरिश की संपूर्ण प्रक्रिया में हम निम्नलिखित पक्षों को सम्मिलित कर सकते हैं। पहले सामाजिक विकास और संवेगात्मक समर्थन, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनली आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। इमोशनली कैसे सपोर्ट करोगे और सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा, ये चीजों को देखना। शारीरिक देखभाल,
बच्चों को जो है फिजिकली आप उनको टेक केयर कीजिए। सामाजिक कौशल और शिष्टाचार, सोशल स्किल, मतलब कैसे बात करनी है, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, कि किस तरह से जो है डील करना है सोसाइटी में, किससे कैसी बात करनी, ये सारी चीज़ें, शिष्टाचार सिखाना, मैनर्स सिखाना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी परवरिश में आते हैं। ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि बच्चों को सिखाना जरूरी होता है। नैतिक और आध्यात्मिक विकास, मोरालिटी, यानी कि मोरल डेवलपमेंट भी बच्चों में जरूरी है। बोल सकते हैं कि इमोशनली ये चीज़ें होती हैं, क्या सही है क्या गलत है, सही गलत के बीच में वो फाइंड आउट कर पाए, डिसीजन ले पाए, वो मोरालिटी। और फिर साथ में ही आध्यात्मिक, थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी होना, क्योंकि मनुष्य ऐसा एक प्राणी है जिसको आध्यात्म की जरूरत पड़ती है अपने आप को शांत रखने के लिए। एक्चुअली में अगर ये बोले ना कि ह्यूमन बीइंग अपनी कमजोरियों को भी जानता है। अगर सब एक इंसान को सिर्फ सक्सेस 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 बैक टू बैक सिर्फ सक्सेस मिलने लगता है और सिर्फ सक्सेस मिलते जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर में चेंजेस आता है। आप खुद भी नोटिस किए होंगे। तो उस समय उस इंसान को आध्यात्म से थोड़ा सा अपने मन को शांत करने की, डाउन टू अर्थ होने की और स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आध्यात्म का भी नॉलेज जरूरी है बच्चों को देना। ये सभी चीज़ें परवरिश के अंतर्गत ही आती है। आर्थिक सहायता, इकोनॉमिकली हेल्प तो ऑफ कोर्स उनको ज़रूरत पड़ेगी, तो एज अ पेरेंट्स आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो भी उसी के अंतर्गत आता है। शिक्षा पे खर्चा करना, बीमा करवाना, चिकित्सीय देखभाल करना, सुरक्षा, आश्रय, ये सारी चीज़ें। आदर्श मूल्य प्रणाली से अवगत कराना, ये सारे एस्पेक्ट्स, ये सारे पक्ष परवरिश के अंतर्गत आते हैं। ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को समझाना सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। इन सारी एरिया में बच्चों को आपको सिखाना पड़ता है। इस प्रकार उपरोक्त क्षेत्रों या पक्षों में माता पिता बच्चों की सहायता करके उन्हें पालते हैं तथा वैज्ञानिक रूप से समाज के वयस्क सदस्य के रूप में विकसित होने में सहायता प्रदान करते हैं। ये एक पेरेंट्स का रोल होता है। हाँ, अच्छा, ये क्वेश्चन आपको ये भी इस तरह से भी ट्विस्ट करिए। देखिए, मैं आप लोगों को ना स्पेशली बिहार के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बोल दूं कि ये चीज़ें होती है कि जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं हमें आंसर पता होता है, लेकिन एग्जाम में हम हो सकता है कि वही क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दे देता है। आंसर सेम होगा लेकिन क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाता है, तो हमें पता नहीं चलता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो वो चीज़ों को ध्यान में रखें। अब जैसे कि हम ये बात समझ रहे हैं कि ये परवरिश के पक्ष है, मतलब कि एक बच्चे को पालने में हमें इन सारी चीजों का ज्ञान उन्हें देना चाहिए। और यही जो है बोल सकते हैं कि किसी बच्चों को आप पर सही संस्कार या जो भी बोलते हैं वो देना चाहिए। ये सारे जरूरी है बच्चों को इसके बारे में नॉलेज देना। यही क्वेश्चन घुमा करके आ जाए तो इसमें क्वेश्चन को ये आपने समझा है परवरिश के पक्ष यानी एस्पेक्ट्स ऑफ पेरेंटिंग है। इस क्वेश्चन को ये घुमा करके दे दे कि पेरेंटिंग स्टाइल में, परवरिश शैली में माता पिता का, पेरेंट्स का क्या क्या कर्तव्य होता है। अब मान लीजिए यही दे दे कि क्या क्या कर्तव्य होता है, क्या क्या ड्यूटीज होता है, फिर तो आप बैठ जाओगे सोचने के लिए कि अरे मैम ने तो ड्यूटीज करवाई नहीं है। तो यही ड्यूटी है ना, यही तो ड्यूटी है। पेरेंट्स का क्या काम है? पेरेंट्स का यही काम है कि ये सारी चीज़ों का जिनका नॉलेज उनको होना चाहिए उनके एज तक में, वो देना। तो यही ड्यूटीज है कि बच्चों को सामाजिक विकास, संवेगात्मक समर्थन प्रदान करें। इसको 2 लाइन में डील कर दीजिए। दूसरा है कि शारीरिक देखभाल उनका हो, ये भी पेरेंट्स की जो है ड्यूटी है। फिर उसके बाद है कि सामाजिक कौशल, शिष्टाचार प्रदान करना। तो देखिए क्वेश्चन ट्विस्ट करके आएगा, आप लोग को घबराना नहीं है। यही पेरेंट्स की ड्यूटी है और यही पेरेंटिंग स्टाइल है, पेरेंटिंग एस्पेक्ट्स है, पेरेंट्स की ड्यूटी है। ये मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन किसी न किसी यूनिवर्सिटी में जरूर आ जाएगा। तो पेरेंटिंग ड्यूटीज यानी कि पेरेंट्स की जो कर्तव्य हैं, माता पिता के जो कर्तव्य हैं वो यही है। ये 8 नॉलेज, 8 क्षेत्रों, 8 पक्षों के बारे में पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को नॉलेज दें, ज्ञान दें।
8 पॉइंट है, 2-2 लाइन भी डील करेंगे आप तो अच्छे से आपका 2 पेज हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हमारा जो टॉपिक था, ये क्या मलयालम क्या लिख दिया है। दूसरा हमारा टॉपिक था मीडिया को लेकर के, इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत जगहों पे देखने को मिला है कि मीडिया का इम्पैक्ट जो है बच्चों पे क्या होता है। क्वेश्चन इसको भी ट्विस्ट कर सकता है, ये बुरा है अच्छा है, आप बताइए। या हो सकता है कि जो मीडिया का प्रभाव है बच्चों पे किस तरह से बुरा है आप समझाइए, या किस तरह से अच्छा है समझाइए, या किस तरह का प्रभाव पड़ता है ये बताइए। तो चाहे भाई क्वेश्चन इधर से आए, उधर से आए, इधर से आए, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि मीडिया का इम्पैक्ट बताना है, मीडिया का प्रभाव किशोर अवस्था पे बताना है, या ध्यान दीजिए या चाइल्डहुड पे बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रोइंग चिल्ड्रन दैट मीन्स चाइल्डहुड, और किशोरावस्था एडोलेसेंस, दोनों में से किसी पे आ जाए आपका आंसर सेम जाना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं, पहले मीडिया का अर्थ समझते हैं कि ये है क्या। मीडिया का अर्थ होता है जनसंचार के साधन, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। क्या होता है? जनसंचार के साधन, मीन्स मतलब साधन होता है, ऑफ मास कम्युनिकेशन। हिंदी भाषा में इसके लिए संचार शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा के शब्द मास कम्युनिकेशन के लिए हिंदी में जिस जनसंचार शब्द का प्रयोग होता है, उसका अर्थ है जनता या सामूहिक लोगों को सूचना आदि प्रदान करना। मास मतलब जनता, कम्युनिकेशन मतलब संचार, तो जनता को संचार जो है प्रदान करना, इंफॉर्मेशन प्रदान करना। चूंकि अंग्रेजी भाषा में मास शब्द के अर्थ में मीन्स यानी वाई अर्थात साधन शब्द का भी प्रयोग हुआ है, अतः मीडिया शब्द का अर्थ है वे साधन जिसके माध्यम से जनता या सामूहिक लोगों को सूचना प्रदान की जाती है। तो मीडिया का अर्थ क्या हो गया? वे साधन जिसके माध्यम से जनता या सामूहिक लोगों को सूचना प्रदान की जाती है। ये इंट्रोडक्शन है मीडिया का, मीडिया का इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन ये भी कभी कभी आ जाता है कि मीडिया का जो है, मीडिया किसे कहते हैं, या फिर मीडिया से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मीडिया, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इतना आंसर लिख दोगे, ठीक है। क्वेश्चन अगर इम्पैक्ट को लेकर आए तो आगे हम बढ़ेंगे, अगर इम्पैक्ट को लेकर नहीं आता है, सिर्फ ये पूछता है कि मीडिया का अर्थ बताइए या फिर आप मीडिया से क्या समझते हैं वो बताइए, तो आप इसको आंसर लिख दोगे। अंग्रेजी भाषा के मास मीडिया शब्द का सही रूपांतर होगा जनसंचार या सामूहिक माध्यम। जब किसी सूचना, समाचार, विचार आदि को दूर दूर रहने वाले सभी व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे जनसंचार माध्यम कहा जाता है। जनसंचार माध्यम में सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि ICT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अनेकानेक सूचना संसाधनों के प्रचलन से विश्व एक गांव के रूप में सिमट रहा है। इसके कारण प्रत्येक क्षेत्र में संक्रमण हुआ है। सही बात है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से संक्रमण तो फैला ही है। नई सूचना तकनीक ने मानव के समय और परिश्रम को बिल्कुल कम कर दिया है। अब हम खुद भी जानते हैं, वैसे रियल लाइफ में भी देखें, पहले जिस तरह से या फिर हमारे पेरेंट्स हो या फिर हमारे दादा दादी हो, नाना नानी, वो लोग जितना एफर्ट और जितना हार्डवर्क करते थे आज के टाइम में कोई नहीं कर पाता है। तो धीरे धीरे जो है परिश्रम करना ये सब कम हो गया है, और ये सब चीज़ जो है इन सारी टेक्नोलॉजी की वजह से हुई है हमारे साथ। आजकल मीडिया पर सूचना प्रौद्योगिकी का वर्चस्व स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। इसे निम्न शीर्षकों के अंतर्गत सुविधाजनक से समझा जा सकता है। देखिए पहले क्या होता था ना, थोड़ा सा मेरी बात को सुन लीजिए। पहले क्या होता था, मीडिया से हम लोग अर्थ क्या लगाते थे? मीडिया का अर्थ हो गया अरे पेपर, न्यूज़पेपर में छपा हुआ है मीडिया, प्रिंट मीडिया से लगाते थे।
अभी मीडिया का मतलब हो जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी डिपार्टमेंट, मतलब कि इंफॉर्मेशन जो है चुटकियों में पहुंचे, मतलब उससे भी कम टाइम में जो है एक सूचना दूसरी जगह से तीसरी जगह से चौथी जगह पे पहुंच जाए, यही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम है। और इसकी वजह से मीडिया का जो एरिया है, जो उसका क्षेत्र है, वो काफी वाइड हुआ है, काफी फैल गया है। और आजकल जो है मीडिया का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रिंट मीडिया से हम नहीं लगाते हैं, हम जो है जो नई टेक्नोलॉजी आई है उस सब से लगाते हैं। जैसे अभी की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। वहां पे न्यूज, वहां पे हुआ कुछ नहीं कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे खबरें फैलने लगी, मीम्स बनने लगे, अच्छे खासे न्यूज का जो है पूरा ये बोल सकते हैं इंस्टेंट न्यूज मिलता है। लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे गलत इंफॉर्मेशन भी मिलते हैं, और फिर सही गलत में डिफ्रेंशिएट भी हम नहीं कर पाते हैं, या फिर कभी कभी कंफ्यूज भी होते हैं। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है एक संक्रमण की तरफ फैला है, और आजकल हर एक इंडिया के हर एक गांव, हर एक क्षेत्र में जो है ये पूरी तरीके से फैल चुका है। ठीक है, तो अब आइए हम बात करेंगे दोनों मीडिया की। कौन सी? प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया की बात करते हैं। समाचार संकलन जनसंचार माध्यमों की कार्य श्रृंखला का पहला कदम होता है। वर्तमान समय में समाचार संकलन हेतु मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप तक जैसे तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। तो अब हमारा प्रिंट मीडिया जो है वो आगे बढ़ चुका है, और अब इस जगह पे है जहाँ पे हम मोबाइल से लेकर लैपटॉप जैसे तकनीकी साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। आज प्रिंट मीडिया पूरी तरह से तकनीकी साधनों उपकरणों से सुसज्जित है। समाचार संकलन से लेकर छपाई तक का समस्त कार्य तकनीकी सुविधाओं से अत्यंत कम समय में पूर्ण गुणवत्ता के साथ हो रहा है। समाचार पत्र का पूरा कार्यालय और उसका संपूर्ण कार्य कंप्यूटर पर आधारित है। संवाददाता, ब्यूरो चीफ, समाचार संपादक आदि अपने अपने डेस्क पर लगे कंप्यूटर सेट पर समाचार को भाषाई, तकनीकी तथा संस्थान की नीति के आधार पर अंतिम रूप देते हैं। संपादकीय विभाग, प्रोसेस यूनिट, विज्ञापन के बीच तालमेल बैठाने एवं फोटोग्राफी के संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी की प्रभावकारी भूमिका। मतलब कि प्रिंट मीडिया के अंदर भी अगर हम देखें, तो यहाँ पर भी जो है ये मीडिया, जिस मीडिया की हम बात कर रहे हैं, टेक्निकल मीडिया, ये जो है इसमें एंट्री ले चुकी है। और इसमें एंट्री लेने का जो है कारण क्या बना है? टाइम की बचत। क्यों बना है? पहले जैसे अभी जैसे काम हो रहा है उसमें ये जो हमारे संवाददाता यानी कि जो हमें न्यूज़ पहुंचाते हैं वो, या फिर ब्यूरो चीफ हुआ, या फिर जो न्यूज़ का एडिटर जो बोलते हैं न्यूज़ एडिटर, ये सब जो है सब अपने अपने डेस्क पे उनके एक एक सिस्टम लगा हुआ है, कंप्यूटर लगा हुआ है, वहीं पे जो है न्यूज़ को एडिट करते हैं, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज जो है इसको सेट करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है अगर देखा जाए तो हो किसके साथ रहा है या हो किसके थ्रू रहा है? तो टेक्निकल मीडिया के थ्रू। तो ये इस तरह से जो है प्रिंट मीडिया के, आजकल प्रिंट मीडिया के पीछे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही काम कर रही है, ऐसा हम कह सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये अभी हम जो कर रहे हैं ना वो सिर्फ मीडिया के बारे में हो रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मीडिया क्या है, मीडिया का अर्थ क्या है और मीडिया के प्रकार बताइए, तो आप वहां तक लिखेंगे। अब यहाँ पे इम्पैक्ट की जहाँ पे बात आएगी कि बच्चों में, एडोलेसेंस पे या फिर चाइल्डहुड में इनका इम्पैक्ट क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब भी इम्पैक्ट भी लिखना हो तो ये थोड़ा सा डिटेल आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहले का अगर प्रिंट मीडिया याद करें तो पहले क्या होता था? पहले जो है हमारे
बोल सकते हैं कि जितने भी लोग संवाददाता थे वो इधर उधर दौड़ते रहते थे। गांव-गांव, तहसील तथा कस्बों से डाक द्वारा समाचार भेजे जाते थे। ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आज क्या ऐसा होता है? नहीं। आज हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं? आजकल हम यूज़ करते हैं मोबाइल, फैक्स, लैपटॉप, पेजर, इंटरनेट, ईमेल, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे जो है मीडिया, प्रिंट मीडिया भी बहुत तरीके से वाइड हुआ है और उसके पीछे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम कर रहा है, हम ये कह सकते हैं। दूसरा हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डॉक्टर अर्जुन तिवारी के शब्दों में प्रिंट मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी से उपकृत है। समाचार संकलन से लेकर समाचार प्रसारण तक के विविध सोपानों की सफलता आईटी पर आश्रित है। न्यूज वेबसाइट और पोर्टल भी आईटी पर निर्भर है। वर्तमान मीडिया की पूरी कार्य प्रणाली में आईटी की भूमिका मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी जैसी हो गई है। इस तरह से जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम कर रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर हम सही मायनों में बोले तो मीडिया का जो है वो बैकबोन बन गया है, रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। और इसको अगर थोड़ा सा भी इसको अगर चोट पहुंचता है या फिर ये कहीं किसी भी तरीके से क्षतिग्रस्त होता है तो मीडिया पे काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। आइए अब हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारी चल रही है, इसमें भी बहुत अलग अलग तरह के मीडिया आ चुके हैं। मल्टीमीडिया, अच्छा इसको स्टार्ट करने से पहले एक और मैं बात बता देती हूँ। इसमें से ये जो 6 तरह के आपको मीडिया दिख रहे हैं ना, टाइप्स ऑफ मीडिया, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ पे जो दिख रहे हैं, इनमें से किसी पे भी देखिए, ये मैं 100% बोल रही हूँ, इनमें से किसी पे भी नोट्स लिखने को आ सकता है। मैं चाहती तो इसको मैं स्किप कर सकती थी क्योंकि लॉन्ग में नहीं आएगा और थोड़ा था 2-2 लाइन में मैं बता देती, लेकिन फुल्ली मैं 1 2 3 4 5 6 को डिटेल में लेकर आई हूँ क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकता है और मुझे पक्का पता है कि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो शॉर्ट नोट्स में रहेंगे। तो इसको भी अच्छे से, इसके टाइप्स को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टाइप्स को अच्छे से कीजिएगा। क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में भी आ जाए तो यहां से भी आप आंसर लिख सकते हो। मल्टीमीडिया टेक्स्ट, डाटा, चित्र, अभी सबसे पहला इसमें हमारा मल्टीमीडिया है। दूसरा जो है कन्वर्जेंस है, इसको हम देखेंगे सब क्या है। कृत्रिम उपग्रह है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, इंट्रानेट है। आइए मल्टीमीडिया देखते हैं। मल्टीमीडिया टेक्स्ट, डाटा, चित्र, एनिमेशन, ऑडियो एवं वीडियो का समन्वय है। मल्टीमीडिया के जिसे विभिन्न रूपों को एक डिजिटल माध्यम में बदलना और फिर उसे कंप्यूटर द्वारा प्रेषण संभव होता है। मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया का मतलब क्या क्या इसमें चीजें इंक्लूड होती हैं। टेक्स्ट, जो टेक्स्ट होता है वो जो हम लिखते हैं वो, डेटा, जो डेटा होता है वो, चित्र, पिक्चर्स हम यूज़ करते हैं, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो यूज़ करते हैं। तो ये सबको मिलाकर के ये सब जो है मल्टीमीडिया के अकॉर्डिंग ही आते हैं। और फिर कंप्यूटर में इन सारी चीज़ों को लेकर के हम एक जगह कर देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो हम उसको यूज़ कर पाते हैं। अब इनका यूज़ क्या है? आइए, पहला उपयोग, मल्टीमीडिया के द्वारा ईमेल, वीडियो फोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। पुस्तकालय, संग्रहालय, अस्पतालों एवं मॉन्यूमेंट्स आदि के संदर्भ में ये उन सब का डिटेल रखने के लिए भी यहाँ पे मल्टीमीडिया का यूज़ किया जाता है। लाइब्रेरी में भी जो है मल्टीमीडिया का यूज़ होता है। कंप्यूटर रखते हैं, संग्रहालय में रहता है, अस्पताल में रहता है, मॉन्यूमेंट्स में रहता है, सब जगह जो है इसका यूज़ किया जाता है। मनोरंजन संबंधी सुविधा, ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट में तो है ही। मल्टीमीडिया सूचना बैंक, मल्टीमीडिया सूचना संसाधन, रेफरेंस टूल्स जैसे इंसाइक्लोपीडिया शब्दकोश, ये इंसाइक्लोपीडिया शब्दकोश जो हमारी वोकेबुलरी होती है, जहां से हम कोई भी वर्ड्स टाइप करके निकालना चाहते हैं, वो सब क्या है? यही है। प्रदर्शनियों में कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड शो, उत्पाद सूचना कैटलॉग, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, तकनीकी डॉक्यूमेंटेशन,
पर्यटन उपयोग हेतु सूचना सिस्टम डिजाइन, ये सारी चीजों में मल्टीमीडिया यूज होता है। अभी जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने भी मल्टीमीडिया यूज किया है। क्या? ये सारे टेक्स्ट, ये पिक्चर, रेड कलर, ब्लू कलर, इसको फिर हेडिंग बनाना, हिंदी लिखना, इंग्लिश लिखना, ये सारी चीजें क्या है? मल्टीमीडिया है। मल्टीमीडिया का यूज करके अभी आप लोग जो है पढ़ाई कर रहे हो, उसमें आपको हेल्प हो रहा है, राइट? चलिए, कन्वर्जेंस को जानते हैं, ये क्या है? आधुनिक विभिन्न तकनीकों का एक सम्मिश्रण कन्वर्जेंस कहलाता है। ये मैं आपको समझाती हूँ। आजकल इसका प्रचलन जनसंचार के नए रूप में किया जा रहा है। प्रसारण, केबल, कंप्यूटरिंग, मल्टीमीडिया, नेटवर्क, उपग्रह, दूरसंचार का संगम, अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का वरदान है। इसने सारी दुनिया को एक समान धरातल पर खड़ा कर दिया है। कन्वर्जेंस टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग तथा कंप्यूटर नेटवर्किंग सम्मिलित कर ऐसे एकल डिजिटल नेटवर्क का निर्माण करता है जिसके द्वारा टेलीफोन, टीवी, फैक्स, इंटरनेट, वीडियो फोन, मूवी, संगीत, मनोरंजन आदि सुविधाएं एक ही माध्यम से प्राप्त हो जाती है। पहले सुनिए कि कन्वर्जेंस क्या है। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि जितने भी टेक्निकल और टेक्नोलॉजीज हैं, सबको जो है इंटीग्रेट करके चलाना, मतलब सभी चीज को। अब टेक्नोलॉजी का मतलब आप समझ रहे हो ना, टेलीफोन भी आ जाएगा आपका, इंटरनेट आएगा, फैक्स आएगा, ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, तो ये मोबाइल फोन आएगा, वीडियो फोन आएगा, जो भी टेक्नोलॉजी से चलने वाली चीजें हैं उनको इंटीग्रेट करके एक साथ करके आपको आप जो है उसको यूज करें, उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। मतलब मिला करके, इंटीग्रेट करके, सारे टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके आपको मिला करके यूज करने के लिए दे। तो वो हम अभी मैं जो आपको कर रही हूँ ये भी जो है कन्वर्जेंस है। कैसे? अभी मैंने क्या किया है, मैं अभी नेट का यूज कर रही हूँ, इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है? इसमें मैंने नेट का यूज किया, राइट? अभी यहाँ पर मैं जो है लैपटॉप लेके बैठी हूँ, सिस्टम, तो इसकी वजह से मैं ये बना पा रही हूँ। तो यहाँ पे एक लैपटॉप का भी यूज मैं कर रही हूँ। फिर उसके बाद से मल्टीमीडिया का यूज हो रहा है, ये सारे टेक्स्ट यूज की हूँ, कलर जो है पिक्चर बनाई हूँ, इसमें लिखी हूँ, ये सारी चीजें जो है मल्टीमीडिया। तो ये सारा मिला करके एक जगह करके आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सब जब मैं मिला, सारे टेक्नोलॉजीज, एक से दो से अधिक टेक्नोलॉजीज को जब हम एक साथ मिला करके और कोई उसको यूजफुल चीजों करते हैं, उसको हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो कन्वर्जेंस कहलाता है। तो अभी मैं आपके साथ जो प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको ये जो नोट्स मिल रहा है, ये भी कन्वर्जेंस के थ्रू ही मिल रहा है। आई होप कि क्लियर हो। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि विभिन्न तकनीकों का सम्मिश्रण, इंटीग्रेशन, मतलब सबको एक साथ मिला करके उसको यूज करना, वो कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष देवताओं का वास है जैसी कल्पनाओं में प्राचीन काल में मानव विचरण करता था। आधुनिक युग में मानव की पहुंच अंतरिक्ष तक हो गई है। अंतरिक्ष तक पहुंच बनाए रखने के लिए उपग्रह निर्मित करना मनुष्य की एक महानतम उपलब्धि है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य भारत के विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना रहा है। इस दिशा में भारत ने विशेष प्रकार की अंतरिक्ष प्रणाली की स्थापना की है। जैसे कृत्रिम उपग्रह आप भी जानते हैं, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह। और पहले जैसे हम बोला भी करते थे कि अरे भाई अंतरिक्ष आकाश में जो है भगवान लोग रहते हैं, लेकिन अब हमें ये पता है कि आसमान में काम कैसे होता है, क्या क्या चीजें हैं आसमान में, एक्चुअली में क्या है। तो अब हम जो है अलग अलग तरह के उपग्रह और अपने यूज के लिए ही, हाँ, जैसे कि हमें जो है मौसम का इंफॉर्मेशन मिले, मोबाइल जो है चले, इन सब के लिए जो है हम कृत्रिम उपग्रह बनाते हैं और उपग्रह बना करके जो है वो आकाश में, अंतरिक्ष में देते हैं, जिससे कि हमें फायदा मिलता है। इसमें हमारे दूर संचार में फायदा मिलता है। कोई भी आपदा आने वाली रहती है तो उसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है। हमारा दूरदर्शन पर प्रसारण होता है, मौसम संबंधी जो है जानकारी मिलती है। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं? ये सारी चीजें कृत्रिम उपग्रह द्वारा ही होती है। तो ये कृत्रिम उपग्रह इतना इंपॉर्टेंट है। चौथा है कंप्यूटर।
कंप्यूटर तो भाई अब आप लोग भी जानते हो, कंप्यूटर के बारे में नहीं भी बताऊंगी तो भी आप समझते हो कि कंप्यूटर आजकल कितना इम्पोर्टेंट हो गया, स्पेशली आफ्टर पेंडेमिक, ये जो कोरोना हुआ उसके बाद। आज कंप्यूटर मानव का सबसे बड़ा मास्टर है। कंप्यूटर अपनी असीम संग्रह क्षमता, तेज गति और आश्चर्यजनक परिणाम देने की क्षमता के कारण अपनी पृथक पहचान बनाने में सफल हुआ है। आज हम उच्च तकनीकी सुपर कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में हैं। रेडियो, टीवी तथा फिल्म जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आज पूरी तरह कंप्यूटर के प्रभाव में हैं। आप चाहें तो कंप्यूटर के बारे में अपने खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हमें डील नहीं करना है, 2-2, 3-3 लाइन करना है, तो आप यही कर दीजिएगा। इंटरनेट सर्वाधिक महत्वपूर्ण संचार साधन। इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शनों की एक विशाल प्रणाली जो बिजली की भांति आधुनिक जीवन का एक अंग है। आज घर पर बैठकर युवा वर्ग को ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त हो रही है। अब वह दिन दूर नहीं जब इस नित्य बदलती तकनीकी में रोबोट समाचार लिखते दिखेंगे। तो अब बस वही टाइम बचा है जिसमें रोबोट जो है न्यूज लिखेंगे और हम लोग बैठ करके उनको देखेंगे। तो इंटरनेट कितना इम्पोर्टेंट है आपको पता है। इंटरनेट के थ्रू ही आपको भी अभी एजुकेशन मिल रहा है। हम घर बैठे कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज, किसी भी तरह की शिक्षा, ये इंटरनेट के थ्रू ही पाते हैं ना। तो ये हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी। इंट्रानेट क्या होता है, हाँ ये मुझे आपको समझाना पड़ेगा और अच्छी तरीके से। आइए इंट्रानेट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये नोट्स लिखने में ऐसा ही आता है, इजी वाला तो आएगा नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्टी देता है। वस्तुतः ये किसी कंपनी, देखिए होता क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। कंपनी, हम लोग अभी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, राइट। हम लोग अभी क्या यूज करें, इंटरनेट। किसी कंपनी या संस्था का निजी कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो किसी सार्वजनिक नेटवर्क की तरह कार्य करता है, परंतु यह कंपनी के आंतरिक प्रयोग तक सीमित रहता है। दृश्य, श्रव्य तथा श्रव्य जनसंचार माध्यमों में इस इंट्रानेट प्रौद्योगिकी का भी विशेष महत्व है। कभी कभी समाचार वादक समाचार वाचन के दौरान ही प्राप्त किसी नवीन व महत्वपूर्ण समाचार के संदर्भ में अभी अभी प्राप्त सूचना के अनुसार कहकर उसे उद्घोषित करता है। उसे यह सूचना इंट्रानेट के माध्यम से ही मिलती है। इसके अतिरिक्त कंपनी या संस्था की विभिन्न शाखाओं के बीच सूचनाओं के तीव्रगामी आदान प्रदान के लिए इंट्रानेट उपयोगी सिद्ध होता है। चलिए इंटरनेट के बारे में जल्दी से मैं आपको बताती हूँ। देखिए इंटरनेट क्या है, इंटरनेट है जिसमें कि हम सभी को जो है इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इंट्रानेट होता है जो कि पर्टिकुलर किसी कंपनी, किसी संस्था को जो है उससे इंफॉर्मेशन मिले, क्योंकि इंट्रानेट का जो है बहुत ज्यादा वाइड लेवल पे काम नहीं करता है, कुछ बोल सकते हैं लिमिटेड लेवल पे उसका काम होता है, तो इसलिए वो बहुत फास्ट करता है, इंटरनेट से फास्ट होता है वो। तो जब भी हमें हमारी कोई कंपनी हो, कोई संस्था हो, तो उसमें आपस में ही जो है इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करने के लिए और जल्दी सर्कुलेट करने के लिए इंट्रानेट यूज किया जाता है। और ये एक कंपनी तक या उस संस्था तक ही जो है सीमित रहता है, ये बाकी एरिया में बाकी लोगों के लिए नहीं होता है, उसके लिए इंटरनेट होता है। ठीक है, अब आइए जो हमारा मेन पॉइंट था, बच्चों तथा किशोरों पर मीडिया का प्रभाव क्या है। ओके, जब भी कोई बदलाव जीवन में आता है अथवा लाया जाता है तो परिवर्तन अपने संग स्याह सफेद अर्थात गुण दोष भी लेकर आता है। आज हम यदि जनसंचार के क्षेत्र में विकास के नवीन आयाम देख रहे हैं तो स्पष्ट रूप से यह भी देख रहे हैं कि जीवन में बहुत कुछ उपलब्ध हो रहा है, तो बहुत कुछ ऐसा भी है जो हमारे हाथों से अनायास फिसलता जा रहा है। जाहिर सी बात है, कोई भी चीजें जब होती है लाइफ में, चाहे नया हो, जो भी परिवर्तन होता है उसके साथ अच्छा बुरा दोनों आता है, उसके गुण दोष दोनों होते हैं। तो अगर हमें कहीं पे कुछ फायदा होता है तो कहीं पे उसका नुकसान भी होता है, तो वो क्या है। मशीन जब तक व्यक्ति की सहयोगी बनी रहती है और तकनीक मौलिकता को प्रभावित नहीं करती या उस पर हावी नहीं होती, तब तक उसका सदुपयोग होता है। सूचना प्रौद्योगिकी के जनसंचार माध्यमों के क्षेत्र में बढ़ते कदमों ने सबसे पहले वही प्रभाव उत्पन्न किए थे जिसे हम जीवन के लिए उपयोगी हितकर समझते हैं।
तो मशीन है ये, आप यूज इसको कैसे करते हैं ये आपके हाथ में है। तो इसको अगर अननेसेसरी या फिर गलत तरीके से यूज किया जाएगा तो इसका जो है नुकसान भी है। सबसे पहले देखिए, मुद्रण मशीन, टेलीग्राम, टेलीग्राफ, थल ट्रांसमिशन, जलमग्न केबल, भूमिगत केबल, उपग्रह व्यवस्था, संचार न्यूनतम मीडिया के प्रभाव को निम्न वर्गों के अंतर्गत बांटा जा सकता है। प्रभाव, सबसे पहले ई जर्नलिज्म को लीजिए। विकास के नए क्षितिज, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, मल्टीमीडिया, कन्वर्जेंस के अलावा इंटरनेट ने पूरी पत्रकारिता को ई जर्नलिज्म में परिवर्तित कर दिया है। इसका बच्चों तथा किशोरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे जर्नलिज्म पे, यानी कि मीडिया, जो मेन मीडिया का था प्रिंट मीडिया, उस पे क्या इम्पैक्ट आया है। तो जाहिर सी बात है कि ईमेल की वजह से, मल्टीमीडिया यूज करने की वजह से, कन्वर्जेंस यूज करने की वजह से, जो है कंप्यूटर इंटरनेट यूज करने की वजह से इसमें जो है बहुत ज्यादा चेंज आया और इसका प्रभाव जो है बच्चों पे भी पड़ा है, किशोरों पर भी पड़ा है। और अभी तो हम सकारात्मक ही देख रहे हैं, पॉजिटिव देख रहे हैं। जन संप्रेषण, जन शिक्षण एवं जनहित मनोरंजन के लक्ष्य को लेकर सूचना क्रांति के कर्णधारों के नियम, संयोजन, संपादन, प्रकाशन तथा प्रसारण ही आज की पत्रकारिता है। आज की पत्रकारिता कला, शिल्प तथा विज्ञान के संयुक्त परिकल्पना है। आज पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभावकारी परिवर्तन स्पष्ट परिलक्षित हो रहे हैं। तो ई जर्नलिज्म में जो है बोल सकते हैं कि जो चेंजेस आए हुए हैं, चाहे कंप्यूटर की वजह से हो, इंटरनेट की वजह से हो, ईमेल की वजह से हो, मल्टीमीडिया की वजह से हो, बच्चों पे इसका जो है अच्छा इम्प्रेशन हुआ है, सकारात्मक जो है प्रभाव पड़ा है। और काफी जो है जो सूचनाएं हैं वो ये बोल सकते हैं कि टाइम पर और सही तरीके से जो है और सही टाइम पे जो है पहुंच पा रही है ई जर्नलिज्म की वजह से। अब आइए इसमें और क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई है। उत्पादकता, ये हमारे मीडिया की वजह से उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। जीवन और जगत के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन तकनीकी, नए नए जो तकनीक यूज हुए हैं उससे प्रभावित संचार जगत ने विस्मयकारी कार्य किया है। प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन की क्षमता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी है। संचार के आधुनिक रूप की जन्मदात्री इलेक्ट्रॉनिकी है। उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र की जानकारी पूरे संसार से एकत्र कर हमारी संचार प्रक्रिया भी उत्पादन वृद्धि में सहायक हो रही। तो हमारा जो संचार प्रक्रिया है, जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बिकॉज ऑफ मीडिया, बिकॉज ऑफ बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें काफी इम्पैक्ट आया है, काफी प्रभाव आया है। तो वो प्रभाव जो है पॉजिटिवली कंट्री के उत्पादकता में भी हेल्प कर रही है, प्रोडक्टिविटी में जो है हेल्प कर रही है। तो यहाँ पर इसकी फायदा जो है इसका देखने को मिलता है। गुणवत्ता, हमारे संचार माध्यमों की गुणवत्ता में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। तो संचार माध्यम तो जो है प्रोग्रेस कर ही रहा है, चाहे प्रिंट मीडिया हो अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नई साज सज्जा व नई तकनीक लेकर प्रतिदिन उपभोक्ता को लुभा रहा है। कन्वर्जेंस, टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग तथा नेटवर्किंग को सम्मिलित कर ऐसे एकल डिजिटल नेटवर्क का निर्माण करता है जिसके द्वारा उपभोक्ता की सभी आवश्यकताएं टेलीफोन, फैक्स, टीवी, इंटरनेट में वीडियो फोन, मूवी, संगीत, मनोरंजन आदि के एक ही स्रोत से पूरी हो जाती है। तो इस तरह से गुणवत्ता, क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट आया है, क्वालिटी बढ़ी है, एनहेंस हुई। चौथा हमारा है समय की बचत। ये तो हम मानते ही हैं, समय की बचत जो है हुई है। मानव के व्यस्तम जीवन में नई सूचना प्रणाली ने आराम के अवसर प्रदान किए हैं। काम की कोई आपाधापी नहीं है। काम के बोझ के तले दबे रहने वाला व्यक्ति आज अपने लिए समय निकाल पा रहा है। तो ये सब जो हुआ है मीडिया की वजह से हुआ है। मनोरंजन, आज आधुनिक जनसंचार माध्यमों के आधुनिक विकसित तकनीक से युक्त होने के कारण मनोरंजन भी दुनिया में अभूतपूर्व क्रांति लेकर आई है। तो ये सारे इम्पैक्ट आपको लिखना है जो कि हुआ है, ठीक है। ई जर्नलिज्म, उत्पादन वृद्धि, गुणवत्ता, मनोरंजन,
ये सब पॉजिटिव ही हैं। निगेटिव लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? निगेटिव में आपका सबसे पहला जो है, एक्चुअली में निगेटिव की ज़्यादा बातें होती नहीं है, लेकिन फिर भी निगेटिव की बातें हमें तो करनी है, क्योंकि हमें अगर एग्जाम में आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे। तो निगेटिव में आप लोग इसको पॉइंट बना करके खुद से लिखेंगे, जिसमें आप पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि बच्चों के जो है अगर हम परवरिश की बात कर ही रहे थे तो उनके परवरिश पे असर होता है। दूसरा, उनके मानसिक विकास पे असर होता है, शारीरिक विकास पे असर होता है, उनके जो है संवेगात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट पे जो है असर होता है। फिर उसके बाद से जो है उनकी स्टडी पे, उनके पढ़ाई पे असर होता है। ये सभी चीज़ें होती हैं जब हम निगेटिव तरीके से जो है यूज़ करते हैं, लेकिन होता तो है, तो पढ़ाई पे असर होता है। इस तरह से करके आप जो है 4 से 5 पॉइंट बुरे में बना दीजिएगा, जो कि मतलब बुरी तरीके से प्रभावित करता है अगर हम उसको एक्सेस यूज करते हैं तो। अदरवाइज ये सारे अच्छे वाले तो लिखे ही हुए हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या है, तो पहले तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दूं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता क्या है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी कि हर एक इंसान जो है दूसरे से अलग है। एक और बात बताऊं, ये अभी अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपको आगे जाके टेट सीटेट में हेल्प करेगा, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस से टेट सीटेट में जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। ये पूछता है 5 मार्क्स का। तो यहाँ पे आपको 5 मार्क्स जो है ये चैप्टर टेट सीटेट में दे देगा, और यहाँ पर भी अगर लॉन्ग में पूछ दिया तो भाई 10 to 15 मार्क्स तो दे ही देगा। पूछेगा भी, मुझे है ऐसा कि पूछेगा किसी न किसी यूनिवर्सिटी में। चलिए अभी बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है। मैं डायरेक्टली आपको बताऊं व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब कि हर एक इंसान, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। अलग अलग क्षेत्र में हो सकता है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में जो हो वो अलग है, या देखने में अलग है, फिर जो है उसकी सोच अलग है, किसी भी तरीके से जो है वो अलग हो सकता है। फिजिकली अलग हो सकता है, मेंटली अलग हो सकता है, इमोशनली अलग हो सकता है। तो इस तरह से बच्चे जो हैं एक दूसरे से अलग होते ही होते हैं। ये जो अलग है, जो ये डिफरेंसेस है, इसी को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जो हर एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाती है। आइए देखते हैं जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है इसके बारे में। औसत समूह के मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के भिन्नता, एक सेकेंड, के रूप में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिगत भेद कहते हैं। जेम्स ड्रेवर ने क्या बोला है? जेम्स ड्रेवर ने बोला, इसको अंडरलाइन कीजिएगा जेम्स ड्रेवर को, कि जो औसत समूह यानी कि एवरेज अगर तरीके से हम देखें तो जो इंसान का मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में जो अलग होता है, जो भिन्नता होती है, जो अंतर होता है, उसको हम लोग व्यक्तिगत भेद कहते हैं। डॉक्टर अब्दुल रऊफ ने क्या कहा है? तकनीकी भाषा में व्यक्तिगत भेद मानसिक या शारीरिक विशेषताओं में विभिन्नताएं या विचलन, डेविएशन होता है। मतलब इसको भी टेक्निकल लैंग्वेज में इन्होंने बोला है, या तो फिजिकल होगा, मानसिक होगा, उसमें जो अलगाव होता है, जो अंतर होता है, उसे ही हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर व्यक्तिगत विभिन्नता की प्रकृति में निम्नलिखित विशेषताएं समाहित मिलती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसकी? या प्रकृति बोलिए या फिर विशेषताएं बोलिए, मतलब नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक, ये इसमें कौन कौन सी होती हैं। आइए, सबसे पहला जो है शारीरिक, सबसे पहला जो है शारीरिक विभिन्नता यानी फिजिकल डिफरेंसेस। बालक शरीर से गोरे, काले, दुबले, मोटे, अपंग इत्यादि तरह के होते हैं। शारीरिक फिजिकल डिफरेंस आया। मानसिक विभिन्नता यानी मेंटल डिफरेंसेस।
प्रतिभाशाली, सामान्य एवं मंद बुद्धि के बालक होते हैं। अगर दिमागी तौर पे बोले कि बच्चे जो अलग होते हैं तो कैसे हो सकते हैं? एक बच्चा हो सकता है गिफ्टेड, बहुत ही चालाक, बहुत ही जो है तेज, और दूसरा हो सकता है जनरल, सामान्य, और तीसरा हो सकता है मंद बुद्धि, बहुत ही स्लो लर्नर। तो इस तरह से जो है अलग अलग तरह के बच्चे मानसिक विभिन्नता के अंतर्गत आते हैं। भावात्मक विभिन्नता, इमोशनल डिफरेंसेस, ये भी होता है। कुछ बच्चे बहुत चिड़चिड़े होते हैं, किसी को बहुत गुस्सा आता है, कोई बहुत ही सैड रहता है, कोई कभी हंसता ही नहीं है, कोई सिर्फ हंसते ही रहता है। तो ये भावात्मक जो है विभिन्नताएं होती हैं। रुचि एवं दृष्टिकोण में विभिन्नता, यानी कि इंटरेस्ट में हो सकता है, बिल्कुल होता है। बालकों की रुचि में स्वभाव में भिन्नताएं पाई जाती है। किसी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है, किसी को खेलने कूदने में अच्छा लगता है, किसी को सोने में अच्छा लगता है, किसी को टीवी देखने में अच्छा लगता है। तो इस तरह से इंटरेस्ट भी जो है बच्चों का अलग अलग होता है, ये भी विशेषताएं हैं। अधिगम प्रक्रिया में विभिन्नता, डिफरेंस इन लर्निंग, कुछ बालक पुस्तकीय ज्ञान में विश्वास रखते हैं। देखिए, लर्निंग वाले में भी बहुत डिफरेंसेस होते हैं। कुछ क्या होता है ना, कुछ अभी मैं आप ही लोगों को पढ़ा रही हूँ, इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको जो पढ़ाया जा रहा है बुक में एग्जैक्टली जैसे लिखा हुआ है वैसे पढ़ेंगे। कुछ ऐसे होंगे कि अच्छा ठीक है, देख लिया, एक बार उन्होंने देख लिया, उनको तो याद ही हो गया, बोलेगा अरे भाई हमें तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें ना लिखेंगे भी नहीं थोड़ा सा, तो जल्दी सीखने वाले। कुछ ऐसे होते हैं कि अच्छा ऐसा लिखा है, इसको मैं अगर इस तरह से लिखूं तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, मैम ने बोला है कि खुद से लिख सकते हो, तो वो उसमें कुछ चेंज करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे। तो यही व्यवहारिक पक्ष, यानी कि प्रैक्टिकल रूप देते हैं, क्रिएटिव होते हैं, वो खुद से जो है चेंज करते हैं। तो इस तरह से जो है लर्निंग में भी बच्चों में बहुत सारे अलग अलग तरह की लर्निंग होती है, अपने तरीके से सीखते हैं। कुछ जो है जैसे आप बताएंगे वैसे सीखते हैं, कुछ बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो इस तरह की विभिन्नताएं जो पाई जाती हैं। 6 नंबर क्या है? विशिष्ट योग्यता में विभिन्नता, डिफरेंस इन स्पेशल एबिलिटीज। अब ये विशिष्ट योग्यता क्या है? अब देखिए, इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चों को ना लैंग्वेज बहुत जल्दी याद हो जाता है, समझ में आता है और सीख भी लेते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, ये सब जो है लैंग्वेज उनको बहुत जल्दी समझ गए और उनको सीख लिए हो। कुछ बच्चों को जो है सोशल साइंस अच्छा लगता है, सोशल साइंस में जो है एक्स्ट्रा एबिलिटी उनके अंदर होती है, किन्हीं को मैथ्स में होता है, किन्हीं को साइंस में होता है। तो अलग अलग इंटरेस्ट रखने की वजह से उनका जो है एक अलग उसमें इंटरेस्ट आता है और अलग उसमें उनकी योग्यता, एबिलिटी जो है डेवलप होती है। तो इसका पता या परीक्षण कैसे किया जाता है? इसी से इसका जो पता चलता है तो उनकी विभिन्नताओं के बारे में जो है जानकारी मिलती है। ठीक है। चारित्रिक विभिन्नता मतलब कैरेक्टर्स डिफरेंट। श्री हरेश कुमार पांडे, चारित्रिक परीक्षाओं के माध्यम से बालक के चरित्र का ज्ञान होता है। देखिए, चारित्रिक विभिन्नता मैं बताती हूँ, डिफरेंस इन कैरेक्टर क्या होता है। बच्चों के हर एक बच्चे का जो है कैरेक्टर में थोड़ा सा अलग अलग होता है। कुछ जो बच्चे होते हैं वो आपको मतलब बोल सकते हैं कि देखने में जो है ना बहुत ही नॉटी दिखाई देंगे, नटखट होंगे और शरारत बहुत ज्यादा करेंगे। कुछ एकदम शांत रहते, उनका नेचर ही होता है उनका कि शांत रहना और बहुत कम बोलना, इस तरह से वो शांत नेचर के रहते हैं। तो इस तरह से कैरेक्टर में भी अलग अलग जो है रहता है। व्यक्ति में विभिन्नताएं, डिफरेंस इन पर्सनालिटी, बालक में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अब ये भी होता है पर्सनालिटी में, कुछ बच्चे बहुत बोलते हैं, कुछ कम बोलते हैं। तो पर्सनालिटी वाइज जो है उनके व्यक्तित्व के अंतर्गत अगर हम बोले तो अलगाव पाया जाता है। इसमें जो डील किया गया है, अगर आप ये डीलिंग जो एक्सप्लेनेशन किया गया है ये आपको अगर सही नहीं लग रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग डील कर लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें पॉइंट्स याद करने हैं। ये क्वेश्चन आता है पॉइंट्स वाले में ही, तो आप जितना पॉइंट्स लिखेंगे उतना आपको मार्क्स मिलेगा। यही आएगा कि डिफ्रेंसिएशन जो है बच्चों में किस तरह से होता है। विशेषता अगर पूछेगा तो भी यही आंसर लिखना है, डिफ्रेंसिएशन पूछेगा तो यही लिखना है, प्रकृति पूछेगा तो यही लिखना है। इसीलिए इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट दूंगी आपको, ताकि आप पॉइंट्स याद करके अगर उसको 2-2 लाइन भी डील कर रहे हैं तो आपके मार्क्स जो है अच्छे आ जाएं।
तो हमारा 9th पॉइंट है सांस्कृतिक और भौगोलिक विभिन्नताएं, कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल वेरिएशंस। प्राय हम देखते हैं कि सांस्कृतिक और भौगोलिक अंतर कई प्रकार के व्यक्तिगत भेद उत्पन्न कर देते हैं। उदाहरण के लिए एक प्रांत के रीति रिवाज और जलवायु दूसरे प्रांत के रीति रिवाज और जलवायु से भिन्न होने के कारण उनके व्यवहार, आदत, दृष्टिकोण आदि में भी समानता नहीं पाई जाती। देखिए, सांस्कृतिक और भौगोलिक विभिन्नताएं का मतलब ये है कि बच्चा जिस समाज में रहेगा, जिस कल्चर में रहेगा वही सीखेगा, तो इसकी वजह से भी उनमें अंतर पाया जाता है। अब एक बच्चा जो है रह रहा है महाराष्ट्र में, तो मराठी कल्चर ही सीखेगा ना, और एक बच्चा जो रह रहा है बिहार में, तो उसको तो बिहारी कल्चर ही आएगा। तो इस तरह से बच्चों में भौगोलिक विभिन्नताएं भी होगी। वहाँ का जो है जो भौगोलिक स्थिति है, जैसे वहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडा है, उस तरह का मॉडरेट है। यहाँ पे ठंडी भी वैसे ही लगेगी, गर्मी भी वैसे लगेगी। तो भौगोलिक दशाओं की वजह से भी जो है बच्चों में अंतर पाया जाता है। अब आइए 10th नंबर, गत्यात्मक योग्यता में भिन्नता यानी मोटर एबिलिटीज में प्रत्येक व्यक्ति के काम करने की गति अलग अलग होती है तथा काम करने का क्षेत्र भी अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए कुछ लोग भारी कार्य कर सकते हैं परंतु कुछ लोग नहीं कर सकते। मोटर एबिलिटी अलग अलग होती है इंसान की। कोई जो है बहुत अंदर से स्ट्रांग होता है, वो हेवी से हेवी चीजों को उठा लेता है। कुछ जो होते हैं कि वैसा नहीं कर पाते, जिनको हम बोलते हैं कि ये बहुत ही नाजुक है और इस तरह का। तो डिफरेंसेस इन मोटर एबिलिटीज भी होती है। अभिप्रेरणा में भेद, मोटिवेशंस में जो है डिफरेंसेस, ये क्या है, प्राकृतिक अर्थात जैविक तथा अर्जित अथवा सामाजिक प्रेरक विभिन्न छात्रों के बीच पृथक पृथक सीमाओं में पाए जाते हैं। कुछ बालकों में एक प्रकार के प्रेरक अधिक प्रभावित था बल। देखिए, इसको मैं अपने लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ कि ये क्या है। मैंने आप लोग को मोटिवेशन पढ़ाया, शायद आप लोगों में भी नहीं हुआ है ना। चलिए, अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। किसी बच्चों को ना हम अगर मोटिवेट करते हैं, उनको मोटिवेशन, लर्निंग में मोटिवेशन एकदम जरूरी है, इतना याद रख लीजिएगा। तो किसी बच्चों को अगर हम मोटिवेट करते हैं कि नहीं देखो तुमको ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, तुम्हारे लिए ये सही है, तो कुछ बच्चे जो है बहुत जल्दी मोटिवेट होते हैं और उस चीज को वो पकड़ के बैठ जाते हैं कि हाँ मैम ने मुझे बोला तो मुझे करना है। कुछ बच्चों जल्दी नहीं होते हैं, उनको समझाते रहिए, उनको जल्दी समझ में नहीं आता है, और कभी एक बार दो बार गलती करेंगे तब आपकी बातें वो सीखेंगे। तो ये मोटिवेशन अभिप्रेरण जो होता है, जो इसमें भी डिफरेंसेस होता है। कुछ को जो है एक ही मोटिवेशन से बहुत ज्यादा उन पे काम आता है और वो सक्सेस होने लगते हैं और वो उस बात को सीरियस ले लेते हैं, कुछ जो है नहीं लेते हैं। तो मोटिवेशन का भी असर किसी पे धीरे होता है, किसी पे जल्दी होता है, यही है। ठीक है, तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ क्षेत्र है, या फिर इसको आप बोलिए प्रकृति बोलिए, विशेषता बोलिए, या फिर क्षेत्र बोलिए, जो बोलना बोलिए। 11 पॉइंट है, 3 क्वेश्चन का एक वो आंसर बनेगा। अब आइए हम कारण देखते हैं, रीजन क्या होता है। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों है कि हर कोई जो है अलग अलग होता है। तो पहला रीजन जो होगा आयु एवं बुद्धि का प्रभाव, यानी कि एज और इंटेलिजेंस का। आयु के आधार पर बालक का शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक विकास होता है। परिणामतः आयु के अनुसार बुद्धि का भी बालक का भी विकास होता है और इसी कारण अंतर भी पाया जाता है। ठीक है, एज वाइज भी एज की वजह से भी जो है अंतर हो जाता है। अब एज की वजह से अंतर होगा तो बुद्धि की वजह से भी अंतर होगा। हो सकता है कि बच्चे को जो है कोई बच्चा जो है 4 साल का है तो 4 साल के अंतर्गत ही 4 साल को ही देख करके उसके अंदर जो है बुद्धि होगी। कोई 14 साल का है तो उसके अंदर जो बुद्धि होगी 14 साल के लायक होगी। तो इस तरह से एज और बुद्धि की वजह से अंतर जो है होता है, ये इसका रीजन है। दूसरा है शिक्षा एवं आर्थिक दशा का प्रभाव। अब बच्चे को किस तरह की एजुकेशन दी जा रही है, उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसा है, इसका असर भी होता है। अब जैसे कि कोई बच्चा जो है रिच फैमिली का है, इकोनॉमिकली उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसका एजुकेशन भी अच्छे जगह पर होगा। और एक बच्चा है जिसके घर में इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, आर्थिक रूप से उतना सुदृढ़ नहीं है, तो उस बच्चे में और वो जो रिच फैमिली का बच्चा है, दोनों में अंतर तो होगा ही। तो ये एक हुआ।
तीसरा हमारा है लिंग या यौनगत भेद का प्रभाव। ये तो बहुत ज्यादा है, इवन हमारे सोसाइटी में ज्यादा फैला हुआ है, ये एक बीमारी की तरह। मतलब कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव जो करना, कि अगर जैसे बालक एवं बालिका में यौनगत भेद के कारण विभिन्नता पाई जाती है। अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें ये करना है, तुम लड़के हो तो तुम्हें ये करना है। इस तरह का जो सोसाइटी की तरफ से, हमारे समाज की तरफ से जो नियम बनाए गए हैं, इसकी वजह से भी जो बच्चों में जो है लिंग की वजह से, सेक्स की वजह से जो है अंतर पाया जाता है। जाति, प्रजाति एवं देश का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट, रेस एंड नेशन। जो बच्चे अगर अलग जाति के हैं, अलग देश के हैं, अलग कलर के हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है और उसकी वजह से भी जो है विभिन्नताएं पाई जाती हैं। वातावरण, इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में बच्चा रहेगा उसका प्रभाव जो है बच्चे के विकास पर होगा ही, और जब बच्चे के विकास पर होगा ही तो वो बच्चा दूसरे इन्वायरमेंट में रहने वाले बच्चे से अलग होगा ही होगा। तो ये इस तरह का है। इस प्रकार ये सारे के सारे रीजन जिससे कि बच्चे जो हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। अब इसमें देखिए, इसी प्रकार गर्भावस्था से ही कई प्रकार के व्यक्तिगत भेद उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। जन्म लेने के पश्चात बच्चे पर गर्भ से बाहर का वातावरण उसे प्रभावित करना शुरू कर देता है, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं आनी शुरू हो जाती है। वातावरण से संबंधित निम्नलिखित कारक व्यक्तिगत भिन्नताओं को उत्पन्न करते हैं। पहला है पारिवारिक वातावरण। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो फैमिली इन्वायरमेंट की वजह से उसमें जो है अंतर पाया जाता है। दूसरा है निर्धनता। अगर वो जिस घर में उसने जन्म लिया है वहां पे अगर पैसों की कमी है, आर्थिक तंगी है, तो उसका असर भी बच्चों पे पड़ेगा ही। तीसरा है पक्षपातपूर्ण वातावरण, बायस्ड इन्वायरमेंट। अगर बच्चे का जन्म हुआ और पेरेंट्स जो है बच्चों में जो है पार्शियलिटी करते हैं, बायस्ड हैं, किसी बच्चे को ज़्यादा मानते हैं, किसी को कम मानते हैं, तो इसका अंतर भी बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के पे आता है, उनके विकास पर आता है। ठीक है, फिर एक कक्षा समूह समूहों में विभाजन। अब क्या है, अच्छा ये यस, चलिए यहाँ तक आप लोगों का हो गया ये रीजन। ठीक है, अब आइए, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, इसको मैं भूल गई थी, सॉरी। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में जानकारी शिक्षक को क्यों होनी चाहिए, पहला। दूसरा आता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस के बेस पे टीचर को, शिक्षक को जो है बच्चे को किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए या किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये क्वेश्चन टीचर को लेकर के है। अध्यापक को किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर, या फिर अध्यापक को व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में जानकारी होनी क्यों आवश्यक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला कक्षा समूहों में विभाजन। अगर टीचर को पता रहेगा कि मेरे क्लास में जो है किस तरह के बच्चे हैं, उनकी मानसिक योग्यता क्या है, उनका आयु क्या है, उनके जो है सोसाइटी का जो है स्टेटस क्या है, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, अगर उनको इस सब के बारे में जानकारी रहेगी तभी वो क्लास में जो है सही तरीके से जो है ग्रुप बना पाएंगे, और ऐसे ग्रुप बना पाएंगे जिससे कि बच्चों की बुद्धि और उनकी क्षमताओं का डेवलपमेंट हो। और इसलिए उनको व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी होना भी जरूरी है, कि जैसे कि कोई बच्चा जो है उसके घर में आर्थिक तंगी है, वो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से है, तो उसको इस तरह से क्लास में ऐसे ग्रुप में रखना जिससे कि उसको वो फील ना हो और बाकी सारे बच्चे उसको सेम समझे, एक ही समझे, अपने जैसे समझे। तो ये सारी चीज़ों का अगर टीचर को नॉलेज होगा तभी वो सही तरीके से जो है क्लास में ग्रुप डिवाइड कर पाएंगे। दूसरा है पाठ्यक्रम समायोजन। अगर उनको टीचर को जो है पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में और अपने बच्चों के बारे में कि उनके क्लास में किस किस तरह के बच्चे हैं, तभी जाकर के जो है करिकुलम में एडजस्टमेंट वो कर पाएंगे, उनके अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग जो है करिकुलम बना पाएंगे और उनको पढ़ाएंगे। कक्षा के आकार को सीमित करना।
अब कक्षा में जो है, क्लास रूम में जो है, एक क्लास में जो है लिमिटेड स्टूडेंट हो, जिससे कि उनको पता चले कि कौन सा बच्चा जो है किस तरह का, उसमें किस तरह की उसकी बुद्धि है, सीखने की क्षमता क्या है, योग्यता क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह की फैमिली से जो है आता है। ये सारी चीजों का पता तभी चलेगा जब कक्षा में कम बच्चे रहेंगे। तो कक्षा को सीमित कर सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नॉलेज होने पर। फिर है उपयुक्त पद्धतियों का चयन। यस, बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता होगा तभी जो है अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड का यूज जो है टीचर कर पाएंगे, जो वही टीचिंग मेथड यूज करेंगे जो कि उनके बच्चों के लिए जरूरी हो, उनको पढ़ाने के लिए जरूरी हो। होमवर्क का जो है चुनाव कर पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लासरूम में तो थोड़ा बहुत आप देख भी लेते हो, लेकिन होमवर्क देते टाइम में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से बच्चे में किस तरह की कमी है या फिर किस तरह का जो एबिलिटी आपको निकालना है। जैसे एग्जाम्पल के अगर मैं बोलूं तो कुछ बच्चे का जो है राइटिंग खराब होता ही है, तो जब हम होमवर्क देते हैं तो उस बच्चों को स्पेशली सिर्फ उन स्टूडेंट्स को जो है एक होमवर्क लिख करके देते हैं कि तुमको 2 पेज या 1 पेज जो है राइटिंग भी करनी है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता होगा तभी तो करेंगे। तो इस तरह से गृह कार्य का निर्धारण, इन होमवर्क का जो है निर्धारण इसी की वजह से हो पाता है। शारीरिक विभिन्नताओं का ध्यान, फिजिकल डिफ्रेंसिएशन, मतलब कुछ बच्चे जो हैं हो सकता है डिसेबल हो, उनको कम दिखाई देता हो, कम सुनाई देता हो, हैंडीकैप हो, चलने में प्रॉब्लम हो, तो ये सारी चीजों का पता रहने पर ही जो है टीचर जो है उनको सही तरीके से शिक्षा दे पाएंगे, सही जगह पे जो है उनकी हेल्प कर पाएंगे। तो ये पता भी टीचर को होनी चाहिए। लिंग भेद के अनुकूल शिक्षा। हाँ, किशोरावस्था प्राप्त होने पर बालकों तथा बालिकाओं को उनके जीवन के अनुकूल कुछ विशेष प्रकार के विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो अलग अलग बच्चों को मीन्स लिंग के अनुसार भी बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। बॉयज को अलग, गर्ल्स को अलग, वो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो वो तभी हो पाएगा जब टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता होगा। सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियां, अगर बच्चे जो हैं अलग अलग सामाजिक, अलग अलग आर्थिक स्थिति से आते हैं और उनको उसी तरह की शिक्षा जो है पाना भी चाहिए, तो वो सारी चीजें जो हैं टीचर को ध्यान देना पड़ता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंतर्गत। अब है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मापने की विधियां, मेथड्स फॉर मेजरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से जो है हम पता लगाएंगे कि बच्चे में किस तरह का जो है डिफरेंसेस है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है? हम बच्चों को जो है ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं। इसमें क्या होता है, अवलोकन भी 2 प्रकार का होता है, एक तो नियंत्रित, एक अनियंत्रित। दोनों ही प्रकार के अवलोकन से ही किसी विशेष व्यक्ति के व्यवहारों को, गुणों को जान सकते हैं। देखिए, इसको ऑब्जर्वेशन को मैं आपको समझाती हूँ। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि उसको आप उसकी हर एक काम को, हर एक एटीट्यूड को, हर एक बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर उसके बाद से अपना जो है एक एनालिसिस करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन 2 तरह से होता है, एक तो नियंत्रित, एक अनियंत्रित। नियंत्रित का मतलब होता है कंट्रोल्ड वन, दैट मीन्स कि आप खुद से जो है वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हो और उसके बाद उस बच्चे को उसमें डाल देते हो कि भाई अब जाओ तुम इसको देखो तुम कैसे कर सकते हो। तो वो बच्चा उस सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से डील करता है, उन सारी चीजों को आप ऑब्जर्व करते हो और फिर उसके अलग बर्ताव को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप काउंट करते हो और उसका डेटा बनाते हो। एक होता है अनियंत्रित। अनियंत्रित मीन्स कि आप उसको कोई सिचुएशन में नहीं डाल रहे हो, उसके आप जो है सामान्य नेचर को, सामान्य व्यवहार को जो है आप ऑब्जर्व करते हो, अवलोकन करते हो और फिर उसके बेस पे जो है आप रिजल्ट अपना बनाते हो कि अच्छा इस बच्चे में क्या क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। प्रश्नावली, क्वेश्चनायर, इसमें व्यक्ति के हम जिस भी पहलू या पक्ष को जानना चाहें उससे संबंधित बहुत से प्रश्नों को एकत्र कर एक प्रश्नावली बनाकर व्यक्ति को देते हैं। उसके द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर हम उसकी विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी बच्चे के एकेडमिक नॉलेज के बारे में पता करना है कि वो बच्चा जो है कितना जानता है, तो मैं एकेडमिक से रिलेटेड जो है 30-50 जितने भी क्वेश्चन होंगे बना करके उस बच्चे को दे दूंगी और वो बच्चा जो है जिस तरह का आंसर देगा
उसके अकॉर्डिंग मैं उसका जो है समझूंगी कि हाँ उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, किस तरह के का जो है अंतर उसके अंदर है। तो क्वेश्चनायर में होता है कि सेट ऑफ क्वेश्चन जो है रेडी किया जाता है और फिर बच्चों को दे दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। इंटरव्यू में जो होता है फेस टू फेस होता है, क्वेश्चन सेट किया जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन करने वाले लोग होते हैं वो सामने बैठते हैं, जो आंसर देने वाला होता है वो भी सामने बैठता है। इसका फायदा यही होता है कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन को भी आप देख पाते हो कि किस क्वेश्चन को आंसर देने में वो किस तरह से जो है फेस बना रहा है, या फिर किस तरह का जो है उसका जो है पूरी तरीके से बोल सकते बॉडी लैंग्वेज उसका क्या है। तो इंटरव्यू में इस तरह से होता है। फिर उसके बाद वो जो क्वेश्चन का आंसर देगा, जितने भी क्वेश्चन का जिस तरह से भी आंसर देगा, उसके बाद आप उसके बारे में अपना एक व्यू पॉइंट बनाओगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। चौथा होता है प्रक्षेपी प्रविधियां। ये जो है अलग से भी क्वेश्चन आता है, इसमें नोट्स लिखने को भी आता है, या फिर ऐसे दे देता है प्रक्षेपी प्रविधि क्या होती है, प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या है, ये क्वेश्चन अलग से भी आता है। इस विधि द्वारा भी हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं को माप सकते हैं। इस विधि में अरूप परिस्थिति यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रदान की जाती है, जिनका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता। अतः अरूप परिस्थितियों को व्यक्ति अपनी विभिन्नताओं के आधार पर भिन्न भिन्न रूपों में देखता है तथा व्याख्या करता है। इनमें मुख्य रोस्याही के धब्बे, इंक ब्लॉट टेस्ट। पहले मैं ये आपको समझाऊं कि ये है क्या। प्रक्षेप देखिए यहाँ तक जो है प्रश्नावली तक आपने समझा ना, सेट ऑफ क्वेश्चन हम रेडी करते हैं। इसमें भी सेट ऑफ क्वेश्चन रेडी करते हैं, लेकिन अपने सामने बैठा करके पूछते हैं, जिससे कि उसके बॉडी लैंग्वेज और फेस को हम देख पाते हैं। प्रक्षेपी विधि ऐसा नहीं है। प्रक्षेपी विधि में है कि हम ऐसे क्वेश्चन सेट करते हैं जिसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, और वो ज्यादातर हम अगर बोले तो नैतिकता के आधार पर होता है। तो हमें ये पता चलता है कि इस बच्चे में, इस जो सामने वाला इंसान है, इसमें इसकी अपनी सोच क्या है, इसका अपना व्यू पॉइंट क्या है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन को सम्मिलित किया जाता है जिसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, और फिर वो बच्चा जो है अपने अनुसार उसका आंसर देता है। फिर हम उसको जो है डिसाइड करते हैं कि हाँ इसका नेचर कैसा है। देखिए जिसको मन का एक्सरे भी कहा, प्रक्षेपी विधि को मन का एक्सरे भी कहा जाता है। मरे का TAT और वाक्य पूर्ति परीक्षण आदि इनकी मुख्य विशेषता है कि इनमें हम अपनी बातें छिपा नहीं सकते। अब आइए आते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने के लिए कई प्रकार के परीक्षण उपलब्ध हैं, जैसे बुद्धि परीक्षण। साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या आता है, IQ टेस्ट, आपको पता हो IQ टेस्ट, तो जिसको इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोलते हैं। फिर है रुचि और अभिरुचि परीक्षण, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। पर्सनालिटी इवेल्युएशन, शिक्षण संबंधी एकेडमिक जो है इवेल्युएशन। मनोवैज्ञानिक परीक्षण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत एंड सामूहिक, यानी कि पर्सनली या तो बच्चों से आप ले सकते हैं, या फिर ग्रुप में जो है बच्चों से पूछ सकते हैं, ग्रुप में बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं। व्यक्तिगत परीक्षण उसे कहते हैं जब परीक्षण द्वारा एक समय में एक ही व्यक्ति का परीक्षण संभव हो, और सामूहिक उसे कहते हैं जब एक समय में एक परीक्षण को एक से अधिक व्यक्तियों पर किया जा सके। इसके अतिरिक्त परीक्षण दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए होते हैं, अनपढ़ों के लिए भी या पढ़े लिखों के लिए भी। तो ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण सबके लिए होता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है सेट इसका तैयार किया जाता है। अब 6 नंबर होता है माता पिता की रिपोर्ट। यहाँ पर जो है सब कुछ करने के बाद हम पेरेंट्स का भी व्यू पॉइंट लेते हैं उसके बच्चों के बारे में, कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं, या फिर बच्चा जो है घर में कैसे बिहेव करता है, उसका नेचर कैसा है। तो उनसे भी पूछ करके फिर उसके बाद अध्यापक जो है उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता को डिसाइड करता है। 7 नंबर है मापदंड मूल्यांकन यानी रेटिंग स्केल। ये सब करने के बाद जैसे 3 बिंदुओं पर आधारित 3 पॉइंट स्केल, 5 बिंदु यानी 5 पॉइंट स्केल, 7 बिंदु 7 पॉइंट स्केल। इसमें प्रत्येक के उत्तर में उतनी ही अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्सेस होती है जितने बिंदुओं पर वह आधारित हो। इनमें से जिस अनुक्रिया से व्यक्ति सहमत हो उसी पर टिक का निशान लगाकर अपना दृष्टिकोण प्राप्त करता है। मतलब इसमें सेट ऑफ क्वेश्चन दिया जाता है, 3 जो है आपको दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं इसको बताऊं एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपने देखा होगा ना
कि ये जैसे कुरियर वाला हुआ, ये सब कुरियर देकर जाते हैं तो उनको फीडबैक देना पड़ता है। तो उसमें क्या लिखा रहता है, या फिर कोई सेंटेंस लिखा रहता है, उससे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाए आप सहमत हैं, असहमत हैं या फिर कुछ नहीं, या 3 तरह का, ये 3 स्केल में आता है। तो उसमें से आप उसमें कोई एक पे जो है टिक लगाते हैं, राइट। और जैसे आप सहमत हैं तो फुल्ली एग्रीड ये लिखेंगे, अगर नहीं सहमत हैं तो आप लिखेंगे कि नहीं है, कुछ सहमत हैं तो जस्ट एग्रीड में टिक करेंगे। तो ये इस तरह का रेटिंग स्केल का जो है मूल्यांकन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। हाँ, ये किस तरह से होता है, पूर्णतः सहमत, फुल्ली एग्रीड, जस्ट एग्रीड और अनसर्टेन और नेचुरल, इन कुछ सहमत, फुल्ली डिसएग्रीड, ये 5 वाला बता दिया है। तो इस तरह से जो है अलग अलग जो है उसमें दिया रहता है बॉक्स, आपको टिक करना रहता है। तो इस तरह से हम बच्चों पे जो है ये सारे परीक्षण करके उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता करते हैं। तो आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, आज के क्लास में से जो है लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों क्वेश्चन रहने वाला है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे।